मेरे खेत में मटर की हरी भरी फसल कैसे हो गई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? नहीं, ये कोई सपना नहीं है आकाश चिड़े, ये हकीकत है। जरा यहाँ तो देख आकाश चिड़े, मैं हूँ जादुई मटर। सुंदरवन के जंगल में आकाश नाम का चिड़ा अपनी पत्नी रानो, बेटी गुड़िया और बेटे कुकू के साथ रहता था। आकाश चिड़े का अपना एक मटर का खेत था। उसके खेत में मटर बड़े ही मीठे हुआ करते थे, जो पूरे जंगल में सबको बड़े ही पसंद आते थे। सभी पक्षी उसी की मटर खरीदना पसंद करते थे। एक रोज, इस बार फसल बहुत ही अच्छी हुई है, इस बार अच्छी कमाई होगी तो मैं अपने पूरे घर की मरम्मत कराऊंगा और घर में नया बिस्तर भी लाऊंगा, ताकि रानो तुम्हें इस टूटे घोंसले पर ना सोना पड़े। भगवान करे आपका काम यूं ही चलता रहे और आप खूब तरक्की करें और हम अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा सकें। सच कहा तुमने, बस थोड़ा पैसा और कमा लूं तो मैं एक बड़ा सा खेत खरीद लूंगा, फिर उसमें मटर की खेती और बढ़ा दूंगा, फिर अपनी मटर की फसल शहर में जाकर बेचूंगा। अच्छा, आज मुझे मटर की कटाई भी तो करनी है, तो मैं चलता हूँ रानो। आज तो काफी सारी कटाई करनी है, तो मैं भी आपके साथ खेत पर चलती हूँ। आकाश और रानो खेत चले जाते हैं। उसके खेत के बगल में ही उनके पड़ोसी कालू कौवे का भी खेत था, लेकिन उसके खेत में मटर की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिस कारण वो आकाश चिड़े का खेत देखकर उससे जलता था। हम दोनों का खेत तो आसपास ही है, फिर इसके खेत की फसल इतनी अच्छी और मेरी इतनी खराब, जरूर इसी ने कुछ उल्टा सीधा किया होगा मेरे खेत के साथ, तभी मेरे खेत की फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। कालू मन ही मन ये सब सोच रहा था। तभी वो देखता है कि आकाश के पास एक व्यापारी पक्षी आता है। आकाश, इस बार तुम्हारे खेत की फसल तो बड़ी अच्छी हुई है, इस बार मुझे 100 किलो मटर चाहिए। अगर तुमने किसी और को कहीं बेचा है तो उसमें से 100 किलो तुम मुझे दे दो। ठीक है साहब, वैसे भी इस बार मेरे खेत में पूरे 250 किलो की मटर की खेती हुई है। ये कहकर सेठ वहाँ से जाने लगता है। तभी कालू सेठ से कहता है, सेठ जी, जरा मेरे खेत की फसल के मटर भी लीजिए। अच्छा, पहले टेस्ट तो करवा अपने मटर। जी, ये लीजिए। कालू कौवा उसे मटर खाने को देता है, लेकिन जैसे ही सेठ उस मटर को चखता है तो बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, माफ करना, लेकिन मैं तुमसे ये मटर नहीं खरीद सकता, ये तो बड़े ही बेस्वाद हैं, इसे तो मुझसे कोई भी ग्राहक नहीं खरीदेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी कालू आकाश चिड़े से, तुम्हारे ही कारण मेरे फसल की बिक्री नहीं हो पाई। हम दोनों के खेत आसपास हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे खेत की फसल अच्छी नहीं होती। इसका मतलब तूने जरूर मेरे खेत की फसल खराब करने के लिए कुछ डाला है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूँगा और मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? बस बस, अब ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ तुमने ही कुछ किया है ताकि मेरे खेत की फसल खराब हो जाए और सब तुमसे ही मटर खरीदें। मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है, ना तो मैंने कभी किसी का बुरा किया है और ना ही मैं कभी किसी का बुरा सोच सकता हूँ। कालू भाई, आप जो भी सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। इसके अलावा हमें अपनी सफाई के बारे में कुछ भी नहीं कहना। हम जानते हैं आप परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कुछ भी बोलेंगे। आकाश जी, चलिए यहाँ से। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। कालू की बात सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। 3 दिन बाद आकाश सेठ जी को 100 किलो मटर बेच देता है, जिसके उसको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं।
अभी भी उसके पास खेत के लगभग 150 किलो मटर बच जाते हैं। जब सेठ जी के खरीदे हुए मटर ग्राहकों ने खरीदे तो वो मटर ग्राहकों को बड़े ही पसंद आए, तो बाकी ठेकेदारों ने भी आकाश चिड़े की बची हुई मटर खरीदने का ऑर्डर दे दिया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। पता है रानो, हमारे सारे मटर बिक गए। हमारी बची हुई मटर बिकने के भी ऑर्डर आ गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि बाकी मटर बिकने के बाद मेरे पास जब सारे पैसे आएंगे तो उनमें से मैं कुछ पैसे कालू भाई साहब को दे दूंगा, ताकि वो फिर से अपनी फसल उगा सके। इस बार उन्हें फसल में काफी नुकसान हुआ है, तो उनके काम आ जाएंगे। लेकिन वो तो आपको ही अपनी फसल खराब होने का जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने आपको कितना बुरा भला कहा, उसके बाद भी आप उनकी मदद करना चाहते हैं। काश वो आपके मन के भावों को समझ पाते। भले ही वो हमारे बारे में कुछ भी सोचे रानो, लेकिन है तो वो हमारे पड़ोसी ही ना, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जहाँ आकाश चिड़ा कालू के बारे में इतना सोच रहा था, वहीं कालू के मन में तो उसके खिलाफ गुस्सा पनप रहा था। उस आकाश को बड़ा घमंड है ना खुद पर, अब मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। लेकिन कालू जी, हम ऐसा कैसे करेंगे? गौरी जी, मैं उसकी सारी फसल खराब कर दूंगा। वो कैसे कालू जी? फिर कालू कौवा गौरी को अपनी पूरी योजना बताता है। फिर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है। जंगल में सभी पक्षियों के सोने के बाद आधी रात को कालू कौवा आकाश चिड़े के उस गोदाम में जाता है और वहाँ आग लगा देता है। अब आएगा मजा, हा 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 हा। अगली सुबह जब आकाश गोदाम में जाता है तो देखता है कि गोदाम में रखी उसकी सारी फसल जल चुकी होती है। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मेरी फसल, मैं बर्बाद हो गया। मेरी साल भर की मेहनत, मेरी पूंजी सब खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? कुछ देर बाद आकाश अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी उसे समझा बुझाकर किसी तरह शांत करती है। आप हिम्मत मत हारिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम फिर से मेहनत करेंगे। हाँ पापा, आप परेशान मत हो, भगवान जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। मेरी बच्ची। अगले दिन आकाश चिड़ा फिर से अपने खेत पर मटर के बीज बोने जाता है, तो देखता है कि उसका खेत हरे भरे मटर की फसल से लहला रहा है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? मेरे खेत में मटर की हरी भरी फसल कैसे उगाई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? नहीं, ये कोई सपना नहीं है आकाश चिड़े, ये हकीकत है। जरा यहाँ तो देख आकाश चिड़े, मैं हूँ जादुई मटर। आकाश चिड़ा जब उस तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने एक जादुई बोलने वाली मटर खड़ी थी, जिसके 2 छोटे छोटे हाथ पैर और 2 आंखें भी थी। अरे तुम कैसी मटर हो जिसके हाथ पैर भी हैं? मैं एक जादुई मटर हूँ और यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ सब्जियों के लोभ से। कुछ समय पहले मैं तुम्हें देख रही थी। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें कितना गलत कहा, लेकिन फिर भी उल्टा तुमने उसकी मदद के बारे में सोचा। लेकिन जब उसने अपनी जलन के चलते तुम्हारी फसल में आग लगा दी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम जैसे नेक इंसान को इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने चली आई। तो ये आग कालू भैया ने लगाई। कोई बात नहीं हरी मटर, मैं चाहता हूँ जैसे तुमने मेरे खेत को हरा भरा कर दिया, ऐसे ही तुम उनके खेत को भी हरा भरा कर दो। ये कहकर तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर उसके खेत में भी हरे भरे मटर की जादुई फसल की पैदावार कर देती हूँ।
पीछे खड़े कालू और गौरी ये सब सुन रहे थे और उन्हें अपनी करनी पर बड़ा ही पछतावा था। वो आकाश चिड़े के पैरों में गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तू बहुत ही नेक दिल पक्षी है रे। आकाश चिड़े ने उसे माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से कभी आकाश की जादुई मटर की फसल खत्म नहीं हुई और उसके मटर पहले से भी ज्यादा टेस्टी हो गई, जिससे उसकी बिक्री अब कई गुना बढ़ गई। अब उसने बड़ा सा घर बना लिया, साथ ही अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने डाल दिया। अरे आज क्या हो गया इस चूल्हे को, कमबख्त चल ही नहीं रहा है। एक तो इतनी जोर की भूख लगी है और ऊपर से ये चूल्हा है कि आग ही नहीं पकड़ रहा है। ओहो, सोचा था जल्दी से अपने लिए 2 रोटी बना लूंगी, पर चूल्हा पता नहीं क्यों दुश्मन बना हुआ है। रानो अपने घर में बने मिट्टी के चूल्हे को जलाने की जद्दोजहद कर रही थी कि तभी उसके घर जंगल का सरपंच मिट्टू तोता आ जाता है और उसने रानो से पूछा, अरे क्या हो गया माँ जी, बहुत गुस्से में लग रही हो, सब ठीक है? अरे क्या खाक ठीक, एक तो ये बुढ़ापा, ऊपर से इतनी दिक्कतें, अब क्या हो गया? होना क्या है बेटा, सोचा था अपने लिए 2 रोटी बना लूं, पर ये कमबख्त चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा। जी तो कर रहा है कि पत्थर मारकर आज ही फोड़ दूं इस चूल्हे को। इतने परेशान मत हो माँ जी, लाओ मैं कोशिश करता हूँ। मिट्टू तोते ने चूल्हा जलाने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद चूल्हा जल उठा, जिसके बाद मिट्टू तोते ने रानो से कहा, लो माँ जी हो गया, अब बना लो अपने लिए रोटी, मैं चलता हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रहा है, रुक ना, मैं तेरे लिए भी रोटी बना देती हूँ। धन्यवाद माँ जी, लेकिन मुझे जरा काम है, किसी दिन टाइम निकाल कर आऊँगा आराम से। बताओ तब क्या खिलाओगी? ये गरीब बुढ़िया तुझे दाल रोटी के अलावा और क्या खिला सकती है बेटा? कोई बात नहीं माँ जी, प्यार से खिलाई गई दाल रोटी भी शाही पनीर से क्या कम होती है? हाँ ये बात भी सही है, भगवान तेरा भला करे बेटा। ठीक है माँ जी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मिट्टू तोता अपने घर की तरफ चल पड़ा। उधर रानो ने चूल्हे पर अपने लिए रोटी बनाई और खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद उसने झोपड़ी में रखी अपनी डलिया उठाई और उसे सिर पर रखकर बाहर निकल पड़ी। दरअसल बूढ़ी रानो जंगल में बर्तन बेचने का काम करती थी। शाम तक वो जो भी पैसे कमाती बस उसी से अपना घर चलाती थी। बर्तन ले लो बर्तन, पतीले कढ़ाई तवा तिवारी, ले लो बर्तन। रानो चिड़िया अपने गुजारे के लिए बहुत मेहनत करती थी, लेकिन ढलती उम्र के साथ अब उसके लिए इतनी मेहनत करना मुमकिन नहीं था। सारा दिन गली गली घूमने के बाद वो थककर एक पेड़ की छांव में बैठ गई और वहीं सामने एक स्कूल था। रानो ने देखा कि वहाँ एक माता पिता अपने छोटे से बच्चे को स्कूल से लेने आए हैं और वो बच्चा भागकर अपनी माँ और पिता के गले लग जाता है। ये नजारा देखकर रानो की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सोच में डूब गई। माँ क्या बना रही हो? आज मैं अपने बेटे के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ, बोल खाएगा ना? अरे वाह, आलू के पराठे, मजा आएगा। क्या बातें चल रही हैं माँ बेटे में। देखो पापा, माँ आलू के पराठे बना रही है। अरे वाह, लाओ फिर तो जल्दी से ले आओ, पेट भरकर पराठे खा लेते हैं, फिर जाएंगे खेत। क्यों कुक्कू? हाँ पापा, मैं भी चलूं आपके साथ आज खेत में? क्यों बेटा, आज स्कूल नहीं जाना क्या? वो पापा, आज मास्टर जी नहीं आएंगे तो स्कूल में पढ़ाएगा कौन, इसलिए तो कह रहा हूँ कि आपके साथ चलूं मैं।
अच्छा ठीक है, चल पहले पराठे तो खा ले, फिर चलना मेरे साथ, ठीक है? रानो चिड़िया अपने गुजरे हुए दिनों में खोई हुई थी और तभी उसे वो हादसा याद आया जिसने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी थी। उस दिन जब उसका पति टोनू चिड़ा अपने बच्चे कुक्कू के साथ खेत में जा रहा था, तभी टोनू चिड़े की सड़क पर पड़े फल पर नजर जाती है। जब वो दोनों उस फल के पास गए तो एक तेज रफ्तार कार वहाँ से गुजरती है और वो उसकी चपेट में आ गई। ये सब सोचते सोचते रानो की आंखों से आंसू बहने लगे। दुखी रानो वहीं लेट गई। फिर कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। अम्मा उठो, उठो अम्मा। कौन है तू बेटी? मैं अनाथ हूँ अम्मा, भीख मांगकर अपना पेट पालती हूँ, पर आज किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। कल से कुछ भी नहीं खाया है। अम्मा आपके पास कुछ खाने को है क्या? बच्चे की आंखों में आंसू थे। उसकी हालत देखकर रानो को उस पर बहुत दया आई। देख बेटी, मेरे पास बस यही है। मेरे पास पैसे भी नहीं है क्योंकि सुबह से मेरा एक भी बर्तन नहीं बिका। अब ये ले, तू रोटी खा ले। पर अम्मा फिर आप क्या खाओगी? मेरी चिंता मत कर, ले ये रोटी खा ले। आप बहुत अच्छी हो अम्मा। कोई बात नहीं। अच्छा तेरा नाम क्या है और तू रहती कहाँ है? मेरा नाम गुड़िया है। मेरे जैसे और भी बहुत से बच्चे हैं अम्मा, वो सब उधर नदी के पास रहते हैं। अच्छा, और तुम लोग खाना कैसे खाते हो? मतलब कहाँ खाते हो? बस जैसे आज आपने खिला दिया ऐसे ही कोई दे देता है तो खा लेते हैं, वरना भूखा ही रहना पड़ता है। अच्छा चल मुझे भी ले चल, मैं सारे बच्चों से मिलना चाहती हूँ। ठीक है अम्मा, लाओ ये डलिया मुझे दे दो। ये कहकर गुड़िया ने एक झटके में बर्तनों से भरी डलिया उठाई और तेजी से नदी की तरफ बढ़ने लगी। उसकी रफ्तार देखकर रानो हैरान थी। अरे गुड़िया रुक तो सही, इतनी तेज नहीं चल पाऊंगी मैं, जरा आराम से चल गुड़िया। कोई बात नहीं अम्मा, सामने ही है नदी, मैं जा रही हूँ, आप पहुँचो आराम से। अरे पर रुक तो सही, रुक जा बेटी। गुड़िया ने रानो की बात नहीं सुनी और तेज पंखों से वो उड़ते हुए बहुत आगे निकल गई। उधर भूखी प्यासी थक हारी रानो धीरे धीरे उस नदी के पास पहुंच गई जिसके बारे में गुड़िया ने उसे बताया था। वहां उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे थे जो बर्तनों से भरी उसकी डलिया को बड़े ध्यान से देख रहे थे। अरे यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, पर ये गुड़िया कहाँ गई? ए छोटे पक्षी, जरा इधर आओ तो। हाँ अम्मा, क्या बात है? नाम क्या है तेरा? भूरा है अम्मा। और तेरे घर वाले, मतलब तेरे माँ बाप? वो तो कब के मर गए अम्मा। और ये जो सारे बच्चे हैं ना, ये सब भी मेरी तरह अनाथ हैं। ओहो, गुड़िया ने बताया था मुझे। वैसे वो कहाँ गई? कौन? अरे वो गुड़िया तुम्हारे साथ ही तो रहती है यहाँ पर। अरे जो मेरी ये डलिया लेकर आई अभी। पता नहीं अम्मा, पर यहाँ कोई गुड़िया नहीं रहती और हम सब तो हैरान हैं कि ये बर्तनों की डलिया यहाँ कौन रख कर चला गया। उस बच्चे की बातें सुनकर रानो भी हैरान थी, पर तभी उसकी नजर अपनी डलिया पर गई जिसमें रखे बर्तन पहले से बहुत ज्यादा चमक रहे थे। उसकी चमक देखकर रानो चिड़िया और भी हैरान हो गई। फिर वो गुड़िया को ढूंढने के लिए इधर उधर गई। थोड़ी दूर जाने के बाद रानो ने देखा गुड़िया एक बड़े से पत्थर पर बैठी थी। और फिर हद करती है तू भी, कितनी तेज है कसम से, एक पल यहाँ तो एक पल वहाँ। आओ रानो चिड़िया, थक गई क्या? तुझे मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब पता है रानो, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा भविष्य मैं सब जानती हूँ। गुड़िया की बात सुनकर रानो चिड़िया हैरानी से उसे देख रही थी। तभी अगले ही पल गुड़िया एक तेज रोशनी के साथ एक देवी में बदल गई। आप कौन हैं?
मैं अन्नपूर्णा हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं इन अनाथ पक्षियों को लेकर चिंतित थी। मैं चाहती थी कि कोई सच्चे मन से इनका ख्याल रखे, इन्हें पाले पोसे, इन्हें अच्छा खाना खिलाए। फिर मुझे तुम मिली। आपका धन्यवाद देवी माँ, पर मैं बहुत गरीब पक्षी हूँ। मेरे पास तो खुद के खाने के पैसे भी नहीं हैं। मैं इन सबको क्या और कैसे खिलाऊंगी? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ तो कुछ प्रबंध भी तो किया होगा ना। तुम्हारी डलिया के सारे बर्तन अब जादुई बन गए हैं। तुम बस अपने बर्तनों को चूल्हे पर रखना और फिर तुम जो भी कहोगी उस बर्तन में अपने आप पक जाएगा। धन्य हो माँ, आपने मुझे जीने का सहारा दे दिया। हालात ने मुझसे मेरा कुक्कू मुन्ना छीन लिया था, पर आपने तो मुझे कितने सारे मुन्ना और मुन्नी दे दिए। आप धन्य हो माँ। रानो की बात सुनकर देवी अन्नपूर्णा मुस्कुराई और फिर वहाँ से गायब हो गई। रानो वापस बच्चों के पास पहुँची। हाँ बच्चा पार्टी, भूख किस किस को लगी है? मुझे मुझे मुझे। रानो चिड़िया ने अपनी डलिया से एक चमचमाता तवा निकाला, वहीं एक मिट्टी का चूल्हा बनाया और उस पर तवा रखकर बोली, हे देवी माँ, बच्चे आलू के पराठे खाना चाहते हैं। रानो चिड़िया का इतना कहना था कि तभी उस जादुई तवे से एक के बाद एक गर्मा गर्म और स्वादिष्ट आलू के पराठे निकलने लगे। ये देखकर रानो की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अपने जादुई बर्तनों के लिए देवी अन्नपूर्णा को बार बार शुक्रिया कह रही थी और सामने आलू के पराठे खा रहे हर बच्चे में अपने कुक्कू मुन्ना को देख रही थी। पापा, ओ पापा, बहुत मजा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा लग रही है। अरे वाह कालू जी, हमारा बेटा चूल्हे पर बैठकर कितना खुश है। आपने अच्छा किया जो ये चूल्हा बना दिया। जग्गू बेटा, झूलते रहो। अब सारा दिन इस झूले पर मजे से झूलते रहो। जंगल के बाकी पक्षी भी जग्गू कौवे का झूला देखते हैं। अरे सुनो तोते, देखो तो जरा, जग्गू कौवे को कितना मजा आ रहा होगा ना उसे झूले पर। हाँ कुक्कू, काश हम भी उस झूले पर बैठ सकते। हाँ तो इसमें क्या है छोटे तोते, चलो हम जग्गू कौवे से बात करते हैं कि वो हमें थोड़ी देर झूला झूलने दे। फिर वो दोनों झूला झूलने के लिए जग्गू कौवे के पास आते हैं। जग्गू, कितना मजा आ रहा होगा ना तुम्हें झूला झूलकर। हाँ हाँ कुक्कू, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। जग्गू, हमें भी झूला झूलना है, हमें भी थोड़ी देर झूले पर बैठने दो ना। सुनो तोते, ये झूला मेरे पापा ने मेरे लिए बनाया है। इस झूले पर तो मैं ही झूला झूलूंगा और किसी को नहीं बैठने दूंगा। जग्गू यार, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर हमें झूला झूलने दो, फिर हम खुद ही चले जाएंगे। तभी गौरी कौवी वहाँ पर आ जाती है। ओए चलो चलो, भागो यहाँ से बच्चों, मेरे जग्गू को परेशान मत करो। गौरी कौवी कुक्कू और तोते को वहाँ से भगा देती है। फिर अगले ही दिन नन्ही बुलबुल जग्गू कौवे का झूला देखकर उसके पास आ जाती है और उसे झूला झूलने की जिद करती है। नहीं नहीं बुलबुल, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं नहीं दूंगा ये झूला। चलो चलो बुलबुल बेटा, जाओ यहाँ से, कोई झूला वूला नहीं मिलेगा। बेचारी बुलबुल उदास होकर वहाँ से चली जाती है। बुलबुल के जाते ही एक छोटा कबूतर वहाँ पर आता है और वो भी झूला झूलने की जिद करता है। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा, ये झूला सिर्फ मैंने अपने बेटे के लिए बनाया है, तुम सब पक्षियों के लिए नहीं। चलो निकलो यहाँ से, वरना एक लगाऊंगा। इस तरह से कालू कौवा कबूतर के बच्चे को भी डांटकर वहाँ से भगा देता है। तभी जग्गू को उसके मामा आते हुए दिखाई देते हैं।
अरे वाह, मेरे मामा आ गए। अरे वाह भैया, आज अचानक आप हमारे जंगल में। अरे मैं तो जग्गू को लेने आया हूँ, बहुत याद आ रही थी मुझे इसकी। मामा जी मैं तैयार हूँ, मैं चलूँगा आपके साथ आपके घर। बेटा जग्गू, अपने मामा को परेशान मत करना, वरना पता है ना फिर वो मुझे परेशान करेंगे। गौरी कौवी का भाई जग्गू कौवी को लेकर अपने घर चला जाता है। अरे कालू जी देखो तो जरा, कुछ देर पहले ही इस झूले पर मेरा जग्गू बेटा बैठा था और ये अब कितना खाली हो गया है। खाली झूले को देखकर कालू कौवे को उन छोटे छोटे जंगल के पक्षियों की याद आती है। अरे सुनो सारे छोटे छोटे पक्षियों, आप सब कहाँ हो? मुझे आपसे बात करनी है। कालू कौवे की आवाज सुनकर सारे छोटे छोटे पक्षी कालू कौवे के पास आते हैं। बच्चों आप सब अब खुश हो जाओ, क्योंकि इस झूले पर बैठकर अब आप सब झूला झूल सकते हो। क्या कालू अंकल आप बहुत अच्छी हो, पहला नंबर मेरा है, पहले मैं झूला झूलूंगा। हाँ, लेकिन पूरी बात तो सुन लो मेरी। कुकू बेटा, ये झूला फ्री का नहीं बल्कि पूरे 100 रुपए देने होंगे मुझे। सारे छोटे पक्षियों को हर कीमत पर झूला झूलना था, वो इसके लिए कुछ भी कर सकते थे। वो सारे पक्षी अपने अपने घरों की ओर पैसे लेने जाते हैं। मम्मा मुझे 100 रुपए दे दो, मुझे झूला झूलना है। 100 रुपए? हाय रे कितना महंगा झूला, क्या करूं? मम्मा कालू अंकल है ना कि पैसे कम ही नहीं कर रहे, मुझे तो झूला झूलना है बस। हाँ बाबा देती हूँ पैसे। अच्छा ये लो तुम्हारे 100 रुपए। झूला झूलने की खुशी में कुकू 100 रुपए लेकर जल्दी से झूले के पास जाता है। कुकू वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि सारे पक्षी ने 100 रुपए लाकर कालू कौवे को दे दिए। फिर बारी बारी से सारे बच्चे पूरा दिन झूला झूलते हैं। इस तरह दिन बीतता जाता है और अगली सुबह सारे बच्चे फिर से कालू कौवे को 100 रुपए लाकर देते हैं और झूला झूलते हैं। ऐसे कालू कौवे का तो धंधा ही चल पड़ा था। झूले की वजह से तो बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए थे। वो हर रोज ही झूला झूलने की जिद करते और 100 रुपए मांगते थे। कुकू तुम्हें नहीं पता, लेकिन वो कालू तुम्हें बहुत महंगा झूला झुला रहा है। मैं भला रोजाना तुम्हें 100 रुपए कहाँ से लाऊंगी बेटा? मम्मा मुझे चाहिए, बस मुझे पैसे चाहिए। सबके मम्मी पापा उन्हें पैसे देते हैं, बस आप ही नहीं दे रही हो मुझे। अच्छा ये लो पैसे और जाओ जाकर झूला झूलो। पैसे लेकर कुक्कू खुशी खुशी झूला झूलने चला जाता है। ये बच्चे तो नहीं समझेंगे, लेकिन मैं गरीब चिड़िया रोजाना 100 रुपए बर्बाद नहीं कर सकती। फिर मामा चिड़िया कालू कौवे के पास उसे बात करने जाती है। कालू भैया झूले के पैसे थोड़े कम कर दो, कुक्कू रोज रोज मुझसे 100 रुपए मांगता है। मैं गरीब चिड़िया इतने पैसे रोज रोज कहाँ से लाऊंगी? कह दिया ना रानो चिड़िया एक बार, झूले के पैसे बिल्कुल कम नहीं होंगे। मेरा झूला मेरी मर्जी, मैं जितने भी पैसे लूं। अच्छा तो ठीक है कालू भैया, मेरा कुक्कू कल से तुम्हारा झूला झूलने नहीं आएगा। ऐसा कहकर मामा चिड़िया चले जाती है और फिर जंगल में जाकर वो लकड़ियाँ काटकर कुछ बनाने लगती है। बहुत मेहनत करने के बाद मामा चिड़िया कालू कौवे से भी अच्छा झूला बना देती है। कुक्कू भी नया झूला देखकर बहुत ही खुश होता है। अब तो कुक्कू सारा दिन अपने झूले पर बैठकर झूला झूलता था। देखो इस रानू चिड़िया ने अपना नया झूला बना लिया। अब इस झूले को देखकर जंगल के बाकी के पक्षी भी अपने लिए नया झूला बना लेंगे और मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। हाँ कालू जी, मुझे भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं तो ये कहती हूँ कि हमें इस रानू चिड़िया के झूले को आग लगाकर जला देना चाहिए। हाँ गौरी जी, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा। हम आज ही रात को जाकर रानू चिड़िया के झूले को जला देंगे।
थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है। जग्गू कौवा अपने मामा के साथ अपने जंगल वापस आ जाता है। मामा जी, आप चले जाओ अपने जंगल, मैं यहाँ से चला जाऊंगा अपने घर। ठीक है जग्गू बेटा, मैं चलता हूँ, लेकिन तुम सीधे घर पर ही जाना। जग्गू का मामा फिर से अपने जंगल चला जाता है। तभी जग्गू कौवे की नजर राणा चिड़िया के झूले पर पड़ती है। अरे वाह, एक और नया झूला। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर झूला झूल लेता हूँ, मजा आ जाएगा। जग्गू कौवा राणा चिड़िया के झूले पर बैठकर मजे से झूला झूल रहा था। राणा चिड़िया भी अपने घर से ये सब देख रही थी। झूलने तो झूला, बेचारा थक गया होगा। जग्गू कौवा तो झूला झूलते झूलते ही झूले पर ही सो जाता है। चलो गौरी जी, आओ जल्दी से आओ और ये जलती हुई मशाल राणा चिड़िया के झूले पर फेंक आओ। गौरी कौवे उड़ते हुए झूले के पास आती है और जल्दी से मशाल को फेंककर वहाँ से भाग जाती है। वो दोनों तो झूले को जलता हुआ देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि राणा चिड़िया की झूले पर उनका बेटा जग्गू कौवा सो रहा था। मामा चिड़िया ये सब देख लेती है और जल्दी से झूले के पास आती है और वो जल्दी से झूले पर पानी डालती है, जिससे आग बुझ जाती है और जग्गू कौवा बच जाता है। ये सब देखकर कालू कौवा और गौरी कौवी भी झूले के पास आते हैं और राणा चिड़िया से कहते हैं, चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप समय पर नहीं आती तो हमारा बेटा जग्गू मर ही जाता। इस तरह से कालू कौवा और गौरी कौवी को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर कालू कौवा सारे छोटे पक्षियों को फ्री में झूला झुलाता है